नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में। आज इस डेस्टिनेशन में हम हैं भोपाल में, जो एक बहुत ही कल्चरल सिटी मानी जाती है और एक तरीके से इसको कहा जाए तो एजुकेशन हब के तौर पर ये डेवलप हो रही है और इसमें वो सारी संभावनाएं हैं जो इसको एक स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप कर सकती है और जिसमें तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भोपाल के बारे में स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया के तहत। कविता? बिल्कुल नीरज, यहाँ पर भोपाल के शायरों की शायरी के मुताबिक यहाँ की खूबसूरती को बयान करना मुश्किल है, और हो भी क्यों ना, भोपाल की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक धरोहर ने इसे भारत के नक्शे में एक अलग पहचान दी है। तो बस CNBC आवाज ने भी भोपाल को पहचाना है स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया के रूप में, और आज हमारी इस खास पेशकश में हम भोपाल की उन तमाम संभावनाओं को पहचानेंगे जो इसे स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाती है। बिल्कुल, तो अब शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। किसी भी शहर के बनने में जब वो शहर गढ़ा जाता है तो उसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, लोगों के लिए रहते हैं, घर बनते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसी सीरीज में हमारे साथ खास पैनल है। मेरे बिल्कुल दाहिने हाथ पे सुनील मूलचंदानी जी हैं, जो चिनार ग्रुप के चेयरमैन है, जो एक जानी मानी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो भोपाल में काम कर रही है। बिल्कुल, और मेरे साथ यहाँ पर हैं क्रेडाई के VP मिस्टर मनोज सिंह मीक, और साथ ही आकृति के डायरेक्टर मिस्टर राजीव सोनी। आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। बिल्कुल, शुरुआत करना चाहेंगे सुनील जी आपके साथ। आप लोग बहुत काम कर रहे हैं पूरे भोपाल में और रियल एस्टेट एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावनाओं के साथ डेवलप हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो भोपाल है, जिस तरीके से एक नए भोपाल का निर्माण आप लोग कर रहे हैं, उसमें हर तरीके के आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी और हाउसिंग के तौर पे भी। आपका अपना एक्सपीरियंस अब तक भोपाल के लिए कैसा रहा है? जी, भोपाल एक बहुत ही सुंदर शहर है और इसकी टोपोग्राफी आपने देखा है, इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, और इसमें ग्रोथ की बहुत असीम संभावनाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी होने की वजह से यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है, यहाँ पर बाहर से लोगों का आना बहुत होता है, प्लस यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने आप में देखते बनती है। इसके साथ भोपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। यहाँ के रोड्स, यहाँ का पावर सप्लाई सिस्टम, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का वेदर, सभी जो है इस शहर को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। और इस शहर में ग्रोथ की खास करके रियल एस्टेट में बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नीरज, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो मनोज जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवेज हो या एयरवेज हो, भोपाल कैसा है? भोपाल रेलवे के माध्यम से लगभग सभी देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, और भोपाल चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, देश के जितने भी मुख्य हाईवे हैं वो इस प्रदेश से निकलते हैं, और उनमें से कई भोपाल या भोपाल के आसपास से निकलते हैं। तो सड़क और रेल मार्ग से भोपाल की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। हाल ही में हमारे राजधानी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होकर बन चुका है, ऑपरेशनल हो गया है। हालांकि एयर कनेक्टिविटी अभी थोड़ी कम है, लेकिन सरकार पूरी संभावनाएं तलाश रही है कि एयर कनेक्टिविटी बढ़े। एक मेजर एयर एशिया जो है वो इसको पार्किंग हब या मेंटेनेंस हब के रूप में प्लान कर रही है। हो सकता है अगर वो फंक्शनल हो पाई तो एयर कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, मैं अब चलना चाहूँगा यहाँ पे राजीव जी के पास। राजीव जी, जैसे कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, कनेक्टिविटी विद इन सिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब कोई नया शहर डेवलप होता है तो उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि कहीं क्लस्टराइज हो जाए, कि सारी चीज़ें एक ही जगह सेंट्रलाइज हो गई तो शहर का एक बेतरतीब सा डेवलपमेंट होने लगता है। क्या आप लोग जब ये करते हैं तो इसमें ये ख्याल रखते हैं कि हर पॉकेट में जो सोशल फैब्रिक है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, हॉस्पिटल्स भी वहाँ पे हो, मॉल्स भी हो, जिससे शहर एक जगह केंद्रित ना हो जो आगे जाकर के एक कंजेशन क्रिएट करे, क्या ये सारी चीज़ें भी आप लोग ख्याल में रखते हैं? हाँ, वैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे नॉर्म्स बनाए गए हैं शहर को विकसित करने के लिए, और TNCP का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, और एक अच्छा मास्टर प्लान डेवलप किया जाता है टाउन कंट्री प्लानिंग की तरफ से, जिसमें
जिस तरह का आपने बात किया कि सोशल स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग पॉकेट में एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, तो अलग अलग डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग मास्टर प्लान में सब सुविधाएं दी हुई हैं कि कौन सी एजुकेशन फैसिलिटी कहाँ पर करना है। और इसी तरह से जब हम लोगों को परमिशंस देते हैं टाउन कंट्री प्लानिंग वाले, तो उसमें भी एजुकेशन का भी ख्याल रखा जाता है, कमर्शियल सेक्टर का भी ख्याल रखा जाता है, और इसमें जैसे EWS इसका भी ख्याल रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का समावेश किया जाता है, तब एक सिटी को एक हम परमिशन मिलती है, उसी तरह से डेवलप करते हैं। और हम लोग अपना पूरा ख्याल रखते हैं कि जो डेवलपमेंट में है वो पूरा ध्यान इस तरह से रखा जाए। बिल्कुल। सुनील जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपके ग्रुप ने किस तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखा है यहाँ पर? जी, हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं एज अ डेवलपर। हम चाहते हैं कि अपने जो कस्टमर्स को सुविधा दें, साथ साथ जो सराउंडिंग है उसकी डेवलपमेंट का भी हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। जैसा कि आपको सोनी जी ने बताया कि यहाँ पर जब हम मास्टर प्लान को देखते हैं तो भोपाल का मास्टर प्लान बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ जब हम बड़ी कॉलोनीज लाते हैं उसमें हमको प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल देने के लिए काफ़ी वो रहता है। और दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि आज एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में से निकल रहे हैं, तो भोपाल का हर डेवलपर चाहता है सबसे अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना। इसी के तहत हमारा ग्रुप जब भी कोई कॉलोनी डेवलप करता है तो हम लोग चाहते हैं कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल बाइंडिंग जो है वो बनी रहे। उसके तहत हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी हॉल्स, क्लब्स, कॉमन एरियाज, प्लेग्राउंड्स, स्कूल्स, ये सब देने का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसी से ही हमारी शहर भी सुंदर होता है और हमारी कॉलोनी भी सुंदर होती है, जिसमें लोग रियल एस्टेट में वहाँ पे आके कॉलोनी में बसने में काफ़ी रुचि दिखाते हैं। सुनील, यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझना चाहूँ। देखिए, जब स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं तो वो एक अपग्रेडेड होता है, वन नॉच ऊपर होता है। जो ट्रेडिशनली आप लोग मकान बनाते रहे होंगे या टाउनशिप बनाते रहेंगे, उससे एक आगे की चीज़। और दूसरा, शहर का मिजाज, ये एक सर्विस क्लास सिटी है, चूँकि कैपिटल है तो यहाँ बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, तो उस टाइप के टेस्ट के लोग हैं। क्या आप लोग नए ज़माने के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, नए घर हो रहे हैं, उसके साथ आप मैच कर रहे हैं और लोकल टेस्ट आपको वो मैच करता हुआ दिख रहा है, जिससे कि आपको, मैं इस पॉइंट्स में कहूँ कि आपको बेचने में दिक्कत नहीं हो रही कि जो आप अल्ट्रा मॉडर्न घर बनाते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट होती है? देखिए, भोपाल में एक सबसे अच्छी बात है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सोशल फैब्रिक है वो यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पर सब तरफ से लोग आके बसते हैं। बीइंग अ कैपिटल, यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है। फिर जब हम लोग सिटी की मॉडर्नाइजेशन की तरफ देखते हैं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी हुई है। शहर में BRTS कॉरिडोर अवेलेबल है, प्लस आज जो है गवर्नमेंट यहाँ पर मेट्रो की प्लानिंग कर रही है। और मेट्रो आते से ही इस सिटी का जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड हो जाएगा। प्लस यहाँ के टाउन प्लानिंग में जो रोड्स दिए हुए हैं उनके लिए खास करके ध्यान दिया जाता है कि कनेक्टिविटी सब शहर की तरफ बढ़िया रहे, पूरा शहर एक तरफ से इंटीग्रेटेड रहे। आप भोपाल में एक चीज़ मार्क करेंगे कि भोपाल में ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा दिया हुआ है और हर बिल्डर उसमें और कंट्रीब्यूट करता है कॉलोनीज में, ताकि हम वाइड से वाइड रोड दें, अच्छे से अच्छा ओपन एरिया दें, ग्रीन कवर बहुत अच्छा दें, ताकि हमारा सिटी जो है वो मॉडर्नाइजेशन और प्लस जो पुरानी हेरिटेज है उसको मेंटेन करते हुए रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनती जाए। बिल्कुल, इसी मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए मनोज जी, आपको लगता नहीं टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जहां तक भोपाल को एज ए स्मार्ट सिटी बनाने की बात है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है स्मार्ट सिटी का, मुझे लगता है स्मार्ट सिटी सिर्फ IT इनेबल्ड सिटी को स्मार्ट सिटी नहीं कहा जा सकता। स्टेट ऑफ आर्ट सिटी ही स्मार्ट सिटी कहलाएगी। हालांकि हमारे शहर में 4G आने वाले 2-3 महीनों में ऑपरेशनल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में मध्य प्रदेश शुरू से ही अपनी जोग्राफिकल लोकेशन के कारण काफ़ी अच्छा स्टेटस रखता है। 3G हम लोग काफ़ी समय से एंजॉय कर रहे हैं। जो मेजर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने शुरुआती दौर से हैं। तो इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि टेक्नोलॉजिकली प्रदेश बहुत आगे है। हमारे सारे लैंड रिकॉर्ड ऑलरेडी कंप्यूटराइज हैं। इसके अलावा गवर्नेंस पे सरकार तेज़ी से काम कर रही है। तो इसे देखते हुए लगता है कि भोपाल
कि स्मार्ट सिटी बनने की संभावनाएं अन्य शहरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल राजीव जी, आपके पास आएंगे। अब थोड़ा सा और रियल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें जो आप लोगों के सेक्टर से बहुत रिलेटेड हैं। मैं ये समझना चाहूँगा कि ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन शहर के मिजाज को देखते हुए डिमांड और सप्लाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जिस तरीके की अवेलेबिलिटी है भोपाल में, लैंड की भी आप देखें और जो आप लोग इन्वेंट्री बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं दिख रहा? क्योंकि बहुत लंबे समय से ये एक सेक्टर जो है रियल एस्टेट का थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा था। अब नई सरकार आने के बाद बहुत उम्मीद जगी है। तो मुझे थोड़ा ताज़ा हाल ये बताइए कि भोपाल में इस समय रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की कोई दिक्कत आप लोग महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि भोपाल में जिस तरह से है कि हॉरिजेंटल एक्सपांशन का बहुत स्कोप है, क्योंकि इसका टोपोग्राफी इस तरह से है कि इसमें हॉरिजेंटल एक्सपांशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हम बिल्डर का तो एक दायित्व है ही कि सभी, आपके क्वेश्चन से मैं ये समझाऊं कि सभी आय वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट भी इस ओर ध्यान देती है कि सभी वर्गों के जो भी आय वर्ग हैं, सभी आय वर्गों के लिए मकानों की सुनिश्चितता की जाए। तो उसी के तहत हम लोग भी जब मकान बनाते हैं तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी रहती हैं, कुछ हम लोग अपनी तरफ से भी चाहते हैं कि किस तरह से सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। तो इसी के तहत निम्न आय वर्ग के लिए भी अलग से एक सेक्टर बनाया जाता है, और जो जनरल हमारे दूसरे मकान रहते हैं उनका एक अलग वर्ग रहता है। और इसी के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम लोगों ने बहुत सी पहल की है। हमारे यहाँ अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन होम्स का भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है। तो उस वर्ग का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। और ये इस तरह की जो प्रोडक्ट है अभी ये भोपाल में ये आ रहा है, और सभी और दूसरे बिल्डर भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। क्लियरली, यानी कि हर तबके के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, सुनील जी आपसे और समझना चाहेंगे, इन्वेस्टर इंटरेस्ट अब किस तरह के ट्रेंड में है? क्या लग्जरी, जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे देश में, क्या भोपाल में भी लग्जरी इन्वेस्टर्स हैं? देखिए, भोपाल एक बहुत टिपिकल शहर है। यहाँ पर 70% जो कंज्यूमर्स रहते हैं या जो रियल एस्टेट बायर्स रहते हैं वो सर्विस और गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड रहते हैं। पर भोपाल में एक लग्जरी मार्केट का एक बहुत नया मार्केट खुल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था आज से कुछ समय पहले। भोपाल में कुछ मार्केट आज भी जो है लग्जरी सेक्टर की तरफ ग्रोथ ले रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कस्टमर दे रहा है। आप सरप्राइज करेंगे कि भोपाल में आज भी जो हाउसिंग डिमांड है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ है। उसका रीज़न मेन ये है कि यहाँ पर जो सर्विस क्लास है उसको आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने मकान के लिए आज भी एक रीजनेबल रेट में मकान मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देता है। साथ में जो भोपाल में इन्वेस्टर है वो भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि भोपाल की जो रियल एस्टेट की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। तो हमारे यहाँ से जितने स्टूडेंट्स या जितने काम करने वाले लोग भोपाल से बाहर जाके सर्विस करते हैं, वो लोग भोपाल में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और इस वजह से जो मार्केट है भोपाल का वो कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ जा रहा है। राइट, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि कोई भी शहर जब डेवलप होता है तो बेतरतीब वो एक्सपैंड होता है जियोग्राफिकली। दिक्कत वहाँ पे ये होती है कि शहर अनावश्यक तौर पे बहुत बड़ा हो जाता है, तब आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तो क्या एक तरीका ये नहीं हो सकता कि उसको हॉरिजॉन्टली ज़्यादा ग्रो किया जाए? ऐसा सवाल पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया में। और आज हम हैं भोपाल में। हमारे साथ तमाम बिल्डर्स यहाँ मौजूद हैं जो किसी शहर को गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं।
फिर से एक बार आपके पास आना चाहेंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किसी शहर को बिना मतलब बेतरतीब बहुत बड़ा कर दिया जाता है, एरिया वाइज बहुत 15, 20, 25 किलोमीटर की रेंज में चला जाता है। क्या आप लोग ये कोशिश करते हैं कि शहर के अंदर ही मल्टी स्टोरीड बनाएं, बड़े घर बनाएं, जो लोगों का शौक होते हैं कि मेरा बंगलो टाइप का घर होना चाहिए, तो 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट का बना दीजिए 4-5 BHK वाला। वो सेफ्टी के लिहाज से भी ज़्यादा अच्छा होता है और कन्वीनियंस के लिहाज से भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? भोपाल एक टिपिकल छोटा शहर था जो सडनली एक बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहा है। वैसे आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि शहर को जो है हाई राइज की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन टिपिकली मैं भोपाल का बताऊं तो भोपाल में लोग आज भी पसंद करते हैं कि अपने बंगलोज, अपने विलाज और अपने डुप्लेक्स हों, जिसमें मकान भी उनका रहता है, प्लॉट भी उनका रहता है, छत भी उनकी रहती है। पर इस चीज़ में एक ज़बरदस्त चेंज आ रही है भोपाल के कल्चर में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत प्रीमियम हाउसिंग भी अब भोपाल में कदम रख चुकी है, तो लोगों का रुझान अच्छे लग्जूरियस फ्लैट्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कॉस्टिंग की, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटीज होती हैं सेंट्रल ऑफ द सिटी में अवेलेबल होती हैं, और सेंट्रल ऑफ द सिटी जो है वो हमेशा बहुत ही एक प्रीमियम सेगमेंट होता है लैंड के मायने में। लेकिन भोपाल में एक बहुत विशेषता है मैं बोलूँगा, क्योंकि भोपाल इंडिपेंडेंस के बाद कैपिटल बना और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आई, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी जिसका हम फायदा सब भोपाल रहवासी उठा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड जो CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वो गवर्नमेंट के पास आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें उस जमाने में जब इंडिपेंडेंट छोटे छोटे बंगलोज बने थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स के हिसाब से, वो अब यूजलेस हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको रीप्लान कर रही है, रीडेवलप कर रही है, उसमें हाई राइजेस लाने का प्रोग्राम कर रही है। जहां तक कि प्राइवेट बिल्डर्स का सवाल है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स को दो चीजें मैच करनी पड़ती हैं, एक तो बड़ी अवेलेबिलिटी और दूसरी जो है प्राइसिंग। जो शहर की डिमांड रहती है वो रहती है एक पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भोपाल एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रैकेट में काम करता है, इस वजह से काफी बिल्डर्स को बाहर जाके काम करना पड़ता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि लोगों के लिए उससे कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको रोज अमूमन 15 से 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, जो रोड पे प्रेशर क्रिएट करता है, उनके लिए कॉस्ट बढ़ाता है। लेकिन जब तक हम शहर से दूर नहीं जाते हैं एज अ डेवलपर, हम एक बहुत अच्छी फैसिलिटी वाला प्रोजेक्ट नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ओपननेस, हमें चाहिए ग्रीन बेल्ट, हमें चाहिए फैसिलिटीज के लिए जगह, वो हमें शहर से थोड़ा सा दूर जाके अवेलेबल होती है। लेकिन भोपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप्ड है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग टाइम बहुत सीमित है और रोड्स बहुत वाइड हैं, काफी वेल मेंटेन्ड हैं, तो लोगों को उस चीज में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अब ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ रही है, हाई राइज डेवलपमेंट अब बहुत अच्छे प्रकार से होने लगा है और लोग भी इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सोनी साहब, क्या और ज़रूरतें आपको लगता है कि कम पड़ रही हैं जो कि पूरी होनी चाहिए? जैसा कि आपने बोला कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एज ए डेवलपर, तो स्मार्ट सिटी में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि हमारा पूरा जो कैंपस है उसको वाईफाई, कंप्लीट वाईफाई होना चाहिए। दूसरा, चूंकि भोपाल एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो हमें उसके पर्यावरण संरक्षण का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, मींस जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ उपाय करें। हर एक, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉर्म्स हैं और गवर्नमेंट भी इसके तरफ बढ़ रही है, और बाकी एज ए डेवलपर हम सभी का दायित्व हो जाता है कि हम भी एक पर्यावरण संरक्षण में अपना एक योगदान दें। तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, ट्रीट करके उसको रिसाइकल करना और फिर से भेजना उसको रीयूज़ करने के लिए, इससे एक वाटर कंजर्वेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा हमारा योगदान होता है और स्मार्ट सिटी का एक फैक्टर भी काउंट करता है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊँगा, चूँकि क्रेडाई को आप प्रेजेंट करते हैं और तमाम आपके गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस होते रहते हैं कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आएँ और किस तरीके की लैंड अवेलेबिलिटी, जैसे अभी चंदानी जी बात उठा रहे थे, उसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि शहर के आसपास एक इंटीग्रेटेड प्लान अगर आप बनाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार भी उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी।
और जो जिस मास्टर प्लान की हम बात कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड होगा, शहर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बहुत एक्सपेंडेड नहीं होगा। तो इसमें गवर्नमेंट की थिंकिंग थोड़ा सा मुझसे शेयर करें, वो लोग की क्या सोच है? हमारा शहर वैसे भी बाकी शहरों के मुकाबले काफ़ी फैला हुआ शहर है। हमारा जो प्लानिंग एरिया है वो 800 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो निश्चित रूप से हमें काम करने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। और भोपाल शहर में आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर बसा हुआ है, डेंस नहीं है। और इसी कारण आप देखेंगे इसकी टोपोग्राफी के कारण या कंटूर्स के कारण यहाँ पे आप साइकिल और रिक्शे नहीं देखते हैं। तो इतने बड़े एक्सपेंडेड एरिया होने के कारण शहर के सीबीडी के नज़दीक या उससे दूर दोनों तरफ जाके काम करने की संभावनाएं बनती हैं। शहर के नज़दीक हम निश्चित रूप से हाई राइज की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ हम इंडिपेंडेंट मकान या विलास की तरफ जाते हैं, और अफोर्डेबिलिटी वहीं पे आ पाती है। भोपाल अन्य शहरों के जैसे ही साउथ की तरफ सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और हमारे शहर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी साउथ की तरफ ही हुआ है। हमारे शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप जो है वो साउथ की तरफ बसा हुआ है। वाटर लेवल, मुख्य नदियाँ, हाईवे, रेलवे, ये सभी नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, इसीलिए सारी संभावनाएं उस तरफ बनती हैं और तेज़ी से बढ़ती भी जा रही हैं। कमर्शियल डेवलपमेंट भी ज़्यादातर उसी तरफ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी दिशाओं में विकास नहीं है। नॉर्थ की तरफ एयरपोर्ट होने के कारण ठीक विकास है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, पश्चिम की तरफ जरूर बड़ा तालाब होने के कारण हमने उसके संरक्षण पर ध्यान दिया है। राजा भोज ने अपने टाइम पे 650 स्क्वायर किलोमीटर का ये तालाब बनाया था, जो मुझे लगता है कि उस समय की 1000 साल पहले की सबसे बड़ी प्लानिंग कही जा सकती है। और इस शहर को प्लान किया था उन्होंने, ये 1000 साल पुराना प्लान्ड शहर है, तो हमको इसको बनाए रखना, इसको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। तालाब आज भी ये एक ऐसी झील है, बड़ा तालाब, जो मुझे लगता है देश के किसी भी झील से ज़्यादा साफ़ है। और इसी तरह जो हमारे शहर के नज़दीक से बेतवा, ताप्ती और नर्मदा नदियाँ बहती हैं, वो भी देश की अन्य नदियों के मुकाबले कम प्रदूषित। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत सारी हैं और यहाँ पर सुनील जी शहर बढ़ भी रहा है, लेकिन अब सवाल आता है लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन का। यहाँ पे लोग, घर है, मकान है, सभी फैसिलिटी है, लेकिन लाइफस्टाइल के तौर पे भोपाल ने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया है? भोपाल बहुत ही एक मॉडर्न सिटी में आता है, क्योंकि ये सभी बड़े शहरों से बहुत जुड़ा हुआ है। लाइफस्टाइल में रियल एस्टेट भी पीछे नहीं है और यहाँ के लोग भी बिल्कुल पीछे नहीं हैं। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत मॉडर्न मॉल्स आ गए हैं भोपाल में, और मॉडर्न मॉल्स में जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं आज वो भोपाल में अवेलेबल हैं। लोग भी काफ़ी ओपन हैं, यहाँ की सभ्यता बहुत अच्छी है और लोग बड़े ओपन रहते हैं, नई लाइफस्टाइल को बहुत इजीली अडेप्ट करते हैं। और यहाँ की जो सोसाइटी फैब्रिक है वो बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को जो है जनरली आपस में मेल मिलाप वाला पाएंगे, और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है भोपाल में, जो एक मॉडर्न कल्चर जो शहरों में आ रहा है अभी। और बीइंग एन एजुकेशन सिटी, यहाँ पर बहुत बड़ा एजुकेशन का एक हब है, तो स्टूडेंट्स और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ओपन है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्नाइज करती रहती है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी समझाया इन्होंने कि मॉडर्न सिटी है, और अच्छी बात है कि स्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग तो है ही है, साथ साथ अब लग्जरी हाउसिंग भी यहाँ पे बढ़ती दिख रही है, यानी लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और एक जो कम्युनिटी रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि मैं सारे सवाल इसलिए पूछा था कि स्मार्ट सिटी के तौर पे जब डेवलप होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, और इस चर्चा में ये साफ निकल के आया कि उन सारी चीज़ों का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है, और उसको वैसे ही डेवलप भी किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है। तो ये एक रियल एस्टेट की तस्वीर स्मार्ट सिटी के तौर पे भोपाल में हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं, इन सभी लोगों का शुक्रिया करते हुए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए ये हम बताएंगे कि शेयर मार्केट जो एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें कैसे आप कमाई कर सकते हैं, एक स्मार्ट शहर में रहने के लिए एक स्मार्ट नागरिक कैसे बने। एक छोटे से